हेलो फ्रेंड। तो अब हम देखने वाले हैं आयुर्वेद इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक माधव निदान। तो माधव निदान में सबसे पहले देखते हैं इसके पर्याय। पर्याय क्या होते हैं? रोग विनिश्चय, रुक विनिश्चय। ठीक है। रचनाकार कौन है? माधव। इनका काल है 7वां शतक। अध्याय है 69। श्लोक इसमें होते हैं 1552। ठीक है। इसकी टीकाएं कौन कौन सी होती हैं? मधुकोश टीका, मधुकोश, मधुकोश और आतंक दर्पण। ठीक है। तो जो मधुकोश टीका है किस अथमरी तक बोला गया है इसको, और इसके लेखक हैं विजय रक्षित। इनका काल है 12वां शतक। ठीक है। मधुकोश प्रमेय से आगे, प्रमेय से आगे किसने लिखी है? श्रीकंठ दत्त ने। इनका काल है 12वां शतक। नेक्स्ट है इसमें आतंक दर्पण, जो कि किसकी इसके लेखक हैं वाचस्पति। वाचस्पति, काल है 14वां शतक। ठीक है। रोग विनिश्चय विवरण, रोग विनिश्चय विवरण जो है इसकी जो टीका के लेखक हैं नरसिंह। इनका काल है 14 या 17वां शतक। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी व्याख्या। हिंदी व्याख्या में विद्योतिनी। विद्योतिनी जो है वो उसके व्याख्याकार हैं सुदर्शन शास्त्री। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वांग सुंदरी। सर्वांग सुंदरी के जो लेखक हैं वो हैं लालचंद्र वैद्य। नेक्स्ट है मधुधारा। मधुधारा के जो लेखक हैं वो हैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी। सरोज के लेखक हैं रविदत्त त्रिपाठी। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें वैशिष्ट। तो जो माधा निदान है अब हम उसकी वैशिष्टता या विशिष्टता देखेंगे। ठीक है। निदाने माधवा श्रेष्ठा। ठीक है। निदाने माधवा श्रेष्ठा। तो निदान जो होते हैं, निदानों में माधव संहिता जो है वो श्रेष्ठ है। ठीक। नेक्स्ट है इसमें बृहत्त्रयी का संकलन ग्रंथ है। ये जो माधव निदान है वो बृहत्त्रयी का क्या है? संकलन ग्रंथ है। नेक्स्ट है विजया। विजया को विजय किसका पर्याय है? हरितकी का। उरु स्तंभ व बातरक्त का स्वतंत्र अध्याय है। मतलब उरु स्तंभ और बातरक्त दोनों के क्या हुआ? स्वतंत्र अध्याय का मतलब है दोनों अलग अलग अध्याय के नाम से हैं। जैसे कि उरु स्तंभ अध्याय है और दूसरा बातरक्त अध्याय है। फूल के 8 प्रकार का वर्णन किया गया है। फूल कितने प्रकार बताए गए हैं इसमें? 8 प्रकार। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्वतंत्र व्याधि वर्णन। स्वतंत्र व्याधि वर्णन आमबात, मसूरिका और मेदो रोग, लिपद, शीतपित्त, उदर्द, अन्य द्रव्य मूल, शूल, परिणाम शूल, मसूरिका और अम्लपित्त। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नेत्र रोगों में कुंचन व्याधि का वर्णन किया गया है। नेत्र रोग जो होते हैं उनमें कुंचन व्याधि जो होती है उसका वर्णन किया गया है। स्त्री रोग संबंधी आश्रय दर, योनि गंध का वर्णन किया है। स्त्री रोग संबंधी कौन कौन से? आश्रय दर और योनि गंध का वर्णन किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सारंगधर संहिता। तो जो सारंगधर संहिता है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसकी मध्यकाल की संहिता है। सारंगधर संहिता जो है वो मध्यकाल की संहिता है। ग्रंथकार, इसके ग्रंथकार कौन है? सारंगधर। जो सारंगधर संहिता के जो ग्रंथकार हैं वो है सारंगधर, वडील दामोदर भी बोलते हैं। ठीक है। काल है इनका 13वां शतक। सारंगधर संहिता का जो सारंगधर ग्रंथकार हैं उनका काल है 13वां शतक। अध्याय इसमें 32 है और श्लोक 2600 है। ठीक है। इसके खंड, अध्याय और विषय वर्णन। तो पूर्व खंड में कितने अध्याय हैं? 7। पूर्व खंड जो है उसमें 7 अध्याय हैं। और विषय वर्णन, विषय वर्णन में नाड़ी प्रकरण, परिभाषा, औषधि सेवन काल और रोग गणना। मध्यम खंड में 12 अध्याय हैं। उसमें भी रसशास्त्र व भेषज का वर्णन किया है। रसशास्त्र व भेषज जो है उनका वर्णन किया है। उत्तरखंड में 13 अध्याय हैं और इनके विषय को होते हैं पंचकर्म व नेत्र के सप्तविध उपक्रम का वर्णन किया है। ठीक है। टीका, अब देखते हैं टीका। तो टीकाएं जो हैं जैसे कि प्रकाश व्याख्या।
प्रकाश व्याख्या जो है वो के लेखक हैं बोपदेव। इनका काल है 13वां शतक। ठीक है, इनका काल कितना है? 13वां शतक है। दीपिका, प्रकाश व्याख्या किसकी है? बोपदेव की है और इनका काल है 13वां शतक। दीपिका जो है वो आड्यमल की है जो कि 14वें शतक है। इनका काल क्या है? 14वां शतक। गूढ़ अर्थ दीपिका, गूढ़ अर्थ दीपिका जो है उसके लेखक हैं काशीराम। गूढ़ अर्थ दीपिका के जो लेखक हैं वो कौन है? काशीराम है। इनका जो काल है वो 16 या 17 माना गया है। ठीक है, तो दीपिका, ओनली दीपिका जो है वो उसके लेखक कौन है? आड्यमल है। और गूढ़ अर्थ दीपिका जो है उसके लेखक काशीराम है। गूढ़ांत दीपिका या आयुर्वेद दीपिका के जो या गूढ़ अर्थ संदीपन, इनके जो लेखक हैं वो कौन है? रुद्र भट्ट है। कौन है? रुद्र भट्ट। इनका काल है 17वां शतक। कौन सा है? 17वां शतक है। विशिष्टता, अब देखते हैं कि जो सारंगधर संहिता में जो विशिष्टता है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं योग प्रधान संहिता है। ये क्या है? योग प्रधान संहिता षोडशकृत गद निग्रह के आधार पर लिखी गई है। सारंगधर संहिता जो है वो षोडशकृत, जो षोडश आचार्य हैं उनके द्वारा लिखित गद निग्रह के आधार पर लिखी गई है। अल्पायु या अल्प बुद्धि वाले वैद्य के लिए निर्मित है। जो सारंगधर संहिता है वो अल्पायु या अल्प बुद्धि वाले वैद्य के लिए निर्मित है। नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन किसमें किया है? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टिप ऑफ फिंगर वाले हैं। जैसे कि नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे किया गया है? सारंगधर संहिता में। दीपन पाचन परिभाषा का वर्णन किया गया है। दो धातु मल निरुक्ति का वर्णन किया गया है इसमें। और निरुक्ति, हाँ, दो धातु मल जो होते हैं उनकी निरुक्ति का वर्णन कौन सी संहिता में किया गया है? सारंगधर संहिता में। श्वसन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। कौन सी? श्वसन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। प्राणवायु को विष्णुपाद अमृत कहा गया है। ठीक है, जो सारंगधर संहिता है उसमें प्राणवायु को क्या बोलते हैं? विष्णुपाद अमृत। ठीक है, और यम दंष्ट्रा का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? यम दंष्ट्रा का वर्णन किया गया है। रक्तज नानात्मक विकार 10 बोले गए हैं। कितने बोले गए हैं? सारंगधर संहिता में रक्तज नानात्मक विकार जो हैं वो 10 बोले गए हैं। सोम रोग का वर्णन किया गया है इसमें। सोम रोग जो है उसका वर्णन किया गया है। आकार करब व भंगा का वर्णन किया है। ठीक है, आकार करब या भंगा का वर्णन किया है। मूत्र निर्माण का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, सारंगधर संहिता में मूत्र निर्माण का वर्णन किया गया है। पाचक पित्त का प्रमाण इसमें तिल प्रमाण माना गया है। आचार्य जो सारंगधर संहिता है उसमें पाचक पित्त का प्रमाण बताया गया है। किसका? पाचक पित्त का प्रमाण बताया गया है। कितना? तिल प्रमाण माना गया है। ठीक है, बाल्य वृद्धि छवि मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो बुद्धि कर्मेंद्रिय चेतो जीवितो दशमो हृषेत। ठीक है, तो ये श्लोक बोला गया है इसमें। मेधस रोहिणी का वर्णन किया गया है। कौन सी रोहिणी? मेधस रोहिणी का वर्णन किया गया है। और अब देखते हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि कबल ग्रह, ये दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर हो गया। कबल ग्रह जो है उसकी जो उम्र या एज बताई गई है वो है 5 साल के बाद। सारंगधर संहिता में कबल ग्रह जो है, कबल ग्रह का काल 5 साल के बाद माना गया है। और नश्य का काल 8 साल के बाद माना गया है। ब्रेचन का काल 16 साल के बाद माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अब भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश देख रहे हैं अब कौन सी है? भाव प्रकाश। इसका काल है 16वां शतक। भाव प्रकाश का काल कितना है? 16वां शतक है। खंड इसमें 3 होते हैं। अध्याय इसमें 80 होते हैं। ठीक है, सूत्र हैं 10,831 और कर्ता, इसके जो कर्ता हैं वो है भाव मिश्र। ठीक है, भाव मिश्र के पिता का नाम लक्ष्मण मिश्र है। ठीक है, स्थल वाराणसी या कान्य कुब्ज में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें पूर्वखंड। पूर्वखंड 2 भागों में डिवाइड है। कौन कौन सा? पूर्वखंड जो है वो 2 भागों में डिवाइड है। एक है प्रथम भाग, दूसरा है द्वितीय भाग। तो प्रथम भाग में अपन देखते हैं
आयुर्वेद अवतरण प्रथम भाग में किस किस का वर्णन किया गया है? आयुर्वेद अवतरण का वर्णन किया गया है और सृष्टि प्रकरण का वर्णन किया गया है। गर्भ बाल दिनचर्या मिश्र प्रकरण का वर्णन किया गया है। द्वितीय जो भाग है उसमें मान परिभाषा भैषज विधान धातु आदि शोधन मारण विधि स्नेहपान विधि और पंचकर्म विधि और रोग परीक्षा का वर्णन किया है। ठीक है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें मध्य खंड के 4 भाग हैं। जैसे पूर्व खंड के कितने भाग थे? 2 भाग थे, वैसे ही मध्य खंड के कितने 4 भाग हैं। अब आता है नेक्स्ट उत्तरखंड में 4 भाग होते हैं, उनमें से 2 हैं। कौन कौन थे? रसायन और बाजीगण। ठीक है, अब हम देख रहे हैं भाव प्रकार जो है उसकी विशिष्टता क्या है। शैव संप्रदाय से संबंधित संहिता है। जो क्या कहते हैं, भाव प्रकार जो संहिता है वो शैव संप्रदाय से संबंधित संहिता है। लघुत्रयी का अंतिम ग्रंथ, लघुत्रयी जो है उसका अंतिम ग्रंथ और तारंगधर का अनुकरण है। देखो, लघुत्रयी का कौन सा है? अंतिम ग्रंथ है ये। कौन? भाव प्रकाश। और तारंगधर का अनुकरण है। तारंगधर का अनुकरण है। फिरंग व्याधि का सर्वप्रथम वर्णन 15वीं सदी में पुर्तगाल, ठीक है, 15वीं सदी में किया गया था। जो इसमें सबसे पहले मेन चीज ये बोली गई है कि जो फिरंग व्याधि है, फिरंग व्याधि उसका सर्वप्रथम वर्णन किसमें किया गया था? भाव प्रकाश में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रस कर्पूर व चौक चीनी का फिरंग चिकित्सा में वर्णन किया गया है। किन किन का? रस कर्पूर और चौक चीनी। तो रस कर्पूर व चौक चीनी का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है? फिरंग चिकित्सा में किया गया है। फिरंग को गदरोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिरंग जो है उसको गदरोग भी कहा जाता है। आर्तव को अष्टम धातु माना गया है। भाव प्रकाश में जो आर्तव होता है उसको अष्टम धातु माना गया है। ठीक है, आर्तव जो है उसको अष्टम धातु माना गया है। किसमें? भाव प्रकाश में। पंच महाभूतों का आरंभ बा अक्षर से होता है। इसमें जो भाव प्रकाश है ना उसमें पंच महाभूतों का जो वर्णन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जितनी लाइन लिखी है वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें लिखा है पंच महाभूतों का आरंभ बा अक्षर से हुआ है। जैसे बियद, बियद को क्या बोलते हैं? आकाश। ठीक है, बियद को क्या बोला जाता है? आकाश बोला जाता है। वनही तेज को बोला जाता है। वारी जल को बोला जाता है। वसुंधरा पृथ्वी को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यकृत। यकृत का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें जो भाव प्रकाश है उसमें यकृत का विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है इसमें सोम रोग या मूत्र अतिसार। सोम रोग मूत्र अतिसार संयम मूत्रता का विस्तृत वर्णन किया गया है। किसमें? किसमें? भाव प्रकाश में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पार्शिक वाणी व दीपांतर वचा का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। नरमूत्र को रसायन कहा गया है। जो नरमूत्र होता है उसको क्या कहते हैं? रसायन कहा गया है। स्वर्णक्षीरी मूल को चौक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौक। स्वर्णक्षीरी जो मूल होता है, स्वर्णक्षीरी मूल को चौक कहा जाता है। ओज को अष्टबिंदुआत्मक व अग्निशोमीय कहा गया है। भाव प्रकाश में ओज को क्या बोलते हैं? भाव प्रकाश में ओज को अष्टबिंदुआत्मक व अग्निशोमीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्निशोमीय कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्या है? अम्ल पित्त व्याधि के लक्षणों में श्लेष्म पित्त व्याधि का वर्णन है। अम्ल पित्त जो व्याधि है उसके लक्षणों में श्लेष्म पित्त व्याधि का वर्णन किया गया है। किसका? श्लेष्म पित्त के लक्षणों में। किसके लक्षणों में? अम्ल पित्त व्याधि के लक्षणों में। अम्ल पित्त व्याधि के लक्षणों में श्लेष्म पित्त व्याधि का वर्णन किया है। 8 मांगलिक द्रव्यों का वर्णन किया है। कितने? 8 मांगलिक द्रव्य जो होते हैं उनका वर्णन किया गया है। यसत धातु का धातु वर्ग में सर्वप्रथम वर्णन किया है। यसत धातु जो होती है उसको धातु वर्ग में सर्वप्रथम वर्णन किया है। संयम मूत्रता व कार्श व्याधि का सर्वप्रथम वर्णन किया है। ठीक है, संयम मूत्रता
व कार्श व्याधि का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। चतुर्विध परीक्षा नाड़ी मल मूत्र व जिह्वा। चतुर्विध परीक्षा जो है उसमें चतुर्विध परीक्षा कौन सी? चतुर्विध परीक्षा नाड़ी मलमूत्र जिह्वा। नाड़ी मलमूत्र और जिह्वा, इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? भाव प्रकाश में। ठीक है, चतुर्विध परीक्षा में नाड़ी मल मूत्र जिह्वा, नाड़ी मल मूत्र और जिह्वा। ठीक है, यथत का सर्वप्रथम वर्णन आढ़्यमल में किया गया है। ठीक है, अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य वर्णन किया गया है इसमें, और ऊषापान विधि का वर्णन किया गया है। ऊषापान विधि जो होती है उसका वर्णन किया गया है। ऊषापान मतलब होता है शाम के टाइम पे पानी पीना। ठीक है, ऊषापान इसमें बताया गया है भाव प्रकाश में। औद्भिद द्रव्य के 5 प्रकार माने गए हैं इसमें। औद्भिद द्रव्य जो होते हैं उनके कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से? वनस्पति, वानस्पत्य, क्षुप, बल्ली, औषध। ठीक है, आई होप कि वनस्पति और वानस्पत्य में डिफरेंस पता होगा। वनस्पति वो होती है जिसमें फल होते हैं, और वानस्पत्य वो होते हैं जो फल एवं पुष्प दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वस्थ पुरुष के 14 लक्षण। स्वस्थ पुरुष के 14 लक्षणों का वर्णन भाव प्रकाश में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कामेश्वर मोदक, श्री गोपाल तेल, कर्पूर आशव, अहिफेन आसव, मृत संजीवनी सुरा, आकार भादी चूर्ण इत्यादि का वर्णन किया गया है। ब्रध्न व्याधि का प्रथम वर्णन, ब्रध्न व्याधि जो है उसका प्रथम वर्णन किया गया है। कर्पूर के 2 प्रकार बोले गए हैं। कौन कौन से? कर्पूर जो है उसके 2 प्रकार बताए गए हैं, पक्व और अपक्व। कौन कौन से? पक्व और अपक्व। कस्तूरी के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? कामरूपी, नेपाली और कश्मीरी। कामरूपी, नेपाली, काश्मीरी। तगर के 2 प्रकार बताए गए हैं, तगर और पिंड तगर। ठीक है, तो फिर से रिवाज करें। कर्पूर के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2, पक्व, अपक्व। कस्तूरी के 3 प्रकार बताए गए हैं, कामरूपी, नेपाली और कश्मीरी। ठीक है, कामरूपी, नेपाली और कश्मीरी। तो ये तो जगह के नाम से याद हो गए। कौन कौन से? नेपाली और कश्मीरी। और दूसरा है कामरूपी। तगर में 2 प्रकार के तगर होते हैं, तगर और पिंड तगर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम युग रत्नाकर। तो युग रत्नाकर में क्या होता है? इसके कर्ता कौन है? मयूरपाद भिक्षु। ठीक है, इनका काल है 17वां शतक। खंड 2 हैं। कौन कौन से? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध जो है उसमें काय चिकित्सा का वर्णन किया गया है, और उत्तरार्ध में इतर वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट है वैशिष्ट या विशिष्टता क्या है? युग रत्नाकर जो है उसकी विशिष्टता क्या है? पथ्य अपथ्य का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। युग रत्नाकर में पथ्य अपथ्य का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसमें काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। जो युग रत्नाकर है, युग रत्नाकर जो है वो काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। पारा सेवन से उत्पन्न, पारा सेवन जो है उससे उत्पन्न व्यापद व उनकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अग्नि मूलम बलम पुषाम रेतो मूलम च जीवितम। ठीक है, तस्मात् सर्वयत्नेन वैद्य शुक्रम च रक्षेत। शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अष्टविध परीक्षा। अभी अपन ने चतुर्विध परीक्षा किसमें पढ़ी थी? भाव प्रकाश में, याद है? देखो, चतुर्विध परीक्षा जो है वो अपन ने पढ़ी है भाव प्रकाश में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अष्टविध परीक्षा। तो अष्टविध परीक्षा कहाँ पे है? युग रत्नाकर ने बताई है। ठीक है, अष्टविध परीक्षा किसने बताई है? युग रत्नाकर ने। और चतुर्विध परीक्षा किसने बताई है? भाव प्रकाश में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन दी है। नाड़ी मल मूत्र
नाड़ी, मलमूत्र, जिह्वा, ये ऊपर वाली सेम है दोनों में, ठीक है। नाड़ी, मलमूत्र, जिह्वा, नीचे की जो है वो कौन कौन सी? सर्प, शब्द स्पर्श, दृग आकृति। दृग मतलब होता है नेत्र, ठीक है। शब्द स्पर्श दृग आकृति, ये अष्टविध परीक्षा हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नाड़ी वर्णन। तो नाड़ी का जो वर्णन है वो कह रहे हैं किसमें किया गया है? नाड़ी वर्णन। अब अभी अपन ने अष्टविध परीक्षा देखी, अब उनको डिफरेंट वे में देख रहे हैं। कौन कौन सी? नाड़ी वर्णन। स्त्री के वाम हस्त, वाम हस्त का मतलब समझते हो? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड। और पुरुष के दक्षिण हाथ के नाड़ी का परीक्षण करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपन करते ही होंगे, है ना। जैसे स्त्री, फीमेल में लेफ्ट साइड में और मेल में राइट साइड की जो नाड़ी है उनका परीक्षण किया जाता है। प्रातः काल में 1 घंटे तक नाड़ी परीक्षण करना चाहिए। कौन से? प्रातः काल में 1 घंटे तक, प्रातः काल यानी सुबह, सुबह 1 घंटे तक क्या करना चाहिए? नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए। बात नाड़ी ब्रह्मा, बात नाड़ी जो होती है ब्रह्मा है, पित्त नाड़ी शंकर और कफ नाड़ी विष्णु से कोरिलेट किया गया है। अब नेक्स्ट है कि इसमें मूत्र का तेल बिंदु परीक्षण। ये ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। मूत्र का तेल बिंदु परीक्षण। रात्रि के अंतिम प्रहर की एक घड़ी, फिर से रिवाइज कर रही हूँ। रात्रि के अंतिम प्रहर मतलब रात्रि का जो अंतिम प्रहर है उसकी एक घड़ी शेष रहने पर मूत्र पर तेल बिंदु डालने पर, ठीक है। मूत्र ग्रहण किया, उस पर तेल बिंदु डालने पर फिर उसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। देख रहे हैं, ये आ गया इसका परीक्षण। यदि मूत्र पर तेल डाला जाता है, यदि वो तेल फैलता है, ठीक है। अब बहुत ही क्लियर वे में सुनना है। यदि वो जो तेल है वो फैलता है तो व्याधि कैसी है? साध्य है। नहीं फैलता है तो असाध्य है। डूब जाता है तो भी असाध्य है। पूर्व दिशा में गमन करता है तो शीघ्र आरोग्य लाभ होता है। और दक्षिण दिशा में जाता है तो ज्वर धीरे धीरे व्याधि ठीक होती है। ज्वर और व्याधि जो है वो धीरे धीरे ठीक होती है। उत्तर दिशा में जाता है तो निश्चित ही आरोग्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। और पश्चिम दिशा में जाता है तो आरोग्य व सुख की प्राप्ति होती है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें ईशान्य। ईशान्य कोण में जाती है तो 1 मास में मृत्यु होती है। वायव्य होती है तो वायव्य कोण में जाती है तो अमृत पिलाने पर भी रोगी जो है वो रोगी का जो रोग है वो असाध्य ही होगा। आग्नेय व नैऋत्य के बीच में यदि जाती है तो मृत्यु निश्चित होती है, ठीक है। इसको रिवीजन करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है मल परीक्षण। तो मल परीक्षण में क्या आता है? मल परीक्षण में आता है आम दोष और क्षय दोष। तो आम दोष में क्या होता है? हारिद्र। आम दोष जो होता है उसमें जो मल होता है वो हरिद्र कलर का आता है। क्षय दोष में जो मल होता है वो कृष्ण वर्ण का आता है, ठीक है, ठीक है। और प्रकोप काल जो होता है, प्रकोपक काल, बात प्रकोप में हेमंत, वर्षा, शिशिर, हेमंत, वर्षा और शिशिर, ठीक है। प्रकोपक काल जो होते हैं, बात प्रकोप का काल होता है हेमंत, वर्षा, शिशिर, हेमंत, वर्षा और शिशिर। पित्त का प्रकोपक काल होता है प्रावट, निधाद्य, ग्रीष्म, ठीक है। कफ का प्रकोपक काल होता है बसंत ऋतु। कफ का प्रकोपक काल क्या होता है? बसंत ऋतु। नश्य कर्म अर्थ कटु तेल श्रेष्ठ होता है। नश्य कर्म के लिए श्रेष्ठ कौन सा तेल होता है? कटु तेल श्रेष्ठ होता है। 8 मांगलिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है। 8 मांगलिक जो वस्तुएं हैं उनका वर्णन किया गया है। 1 मिनट।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नस्य कर्म अर्थ। नस्य कर्म में क्या दिया जाता है? कटु तेल श्रेष्ठ होता है। 8 मांगलिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है। कितनी? 8 मांगलिक वस्तुएं जो हैं उनका वर्णन किया गया है। प्रातः काल में 8 प्रसूति जलपान व नासा से जलपान। ठीक है, प्रातः काल में 8 प्रसूति जलपान व नासा से जलपान पूति में प्रमेह व्याधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, पूति प्रमेह जो व्याधि है उसको गोनोरिया भी बोला जाता है, उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है मंथक ज्वर। मंथरक ज्वर जो है उसे टाइफाइड भी बोलते हैं। मंथरक ज्वर को क्या बोलते हैं? टाइफाइड भी बोलते हैं। पितुपलादी चूर्ण जो होता है, पितुपलादी चूर्ण विषम ज्वर होता है। पितुपलादी चूर्ण जो है वो विषम ज्वर में दिया जाता है। चंद्र प्रभावटी अतिसार में दिया जाता है। तक्र हरित की प्रयोग गृहिणी में दिया जाता है। और योगराज गुग्गुल, योगराज गुग्गुल जो है वो पांडु में दिया जाता है। चक्रदत्त के अकॉर्डिंग आम बात में दिया जाता है और सारंगधर के अकॉर्डिंग बात व्याधि में दिया जाता है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि योगराज गुग्गुल किस में दिया जाता है? पांडु में। चक्रदत्त के अकॉर्डिंग आम बात में और सारंगधर के अकॉर्डिंग बात व्याधि में दिया जाता है। नेक्स्ट है केसुर गुग्गुल। केसुर गुग्गुल जो है वो बात रक्त में दिया जाता है। सिंहनाथ गुग्गुल आम बात में दिया जाता है। लोह गुग्गुल स्थूल व्याधि में दिया जाता है। त्रिफला गुग्गुल जो है वो नाड़ी व्रण भगंदर में दिया जाता है। लाक्ष व आभा गुग्गुल जो है वो भग्न में दिया जाता है। नव कार्षिक गुग्गुल भगंदर में दिया जाता है। लीला विलास रस अम्लपित्त में दिया जाता है और सूत शेखर रस अम्लपित्त में दिया जाता है। चंद्र उदय बरती नेत्र रोग में दी जाती है। बोल परपटी रक्त प्रदर में दी जाती है। ठीक है, बोल परपटी किस में दी जाती है? रक्त प्रदर में दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें अष्टमंगल घृत। कौन सा घृत? अष्टमंगल घृत। तो अष्टमंगल घृत जो होता है वो किस में दिया जाता है? ग्रह बाधा नाशक। किस में दिया जाता है? ग्रह बाधा नाशक में दिया जाता है। नेक्स्ट है बानरी गुटका। बानरी गुटका बाजीकरण में दी जाती है। किस में दी जाती है? बाजीकरण में। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना अमृत भल्लातक। अमृत भल्लातक किसके लिए यूज किया जाता है? बाजीकरण के लिए। अमृत भल्लातक जो है वो बाजीकरण के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे चंद्र उदय रथ। चंद्र उदय रथ भी है वो किस में दिया जाता है? चंद्र उदय रथ जो है वो किस में दिया जाता है? बाजीकरण में। नेक्स्ट है उरोग्रह। उरोग्रह जो होता है वो किस में दिया जाता है? उरोग्रह जो है वो दिया जाता है, उरोग्रह व बहुमूत्र में है। व्याधि का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। ठीक है, उरोग्रह बहुमूत्र में है व्याधि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है
पुरोग्रह व बहुमूत्र में व्याधि का वर्णन किया गया है। कुरंड व्याधि का वर्णन स्थान दक्षिण अंडकोश व चिकित्सा जो है इसकी दक्षिण कर्ण प्रदेशी सिरा का भेद करके बताया गया है। ठीक है। स्नायुक व्याधि का वर्णन किया गया है। मुखांग 7 बताए गए हैं। भीमसैनी कर्पूर जो होता है नेत्र रोगी में वर्णन किया गया है। अस्थिगत प्रतिश्याय का वर्णन किया गया है। अस्थिगत प्रतिश्याय जो है उसका वर्णन किया गया है। तंबाकू का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। और नेत्र विकारों में नेत्र विकार जो होते हैं उनमें इसका भीमसैनी कर्पूर का प्रयोग बताया गया है। ठीक है। अस्थिगत अस्थिगत प्रतिश्याय का वर्णन किया गया है। इसका अस्थिगत प्रतिश्याय का वर्णन किया गया है। तंबाकू का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। ठीक है। नेत्र विकारों में भीमसैनी कर्पूर का वर्णन किया गया है। सोम रोग निदान व चिकित्सा का वर्णन किया गया है। उत्फुल्लिका व्याधि का वर्णन किया गया है। भैषज रत्नावली कर्ता कौन है? भैषज रत्नावली की जो कर्ता है वो है गोविंद दास सेन। 18वां शतक माना गया है इनका। अध्याय है 106। सन्निपातक ज्वर में पुनः पुनः स्वेदन का निर्देश किया गया है। यक्ष्मा व्याधि में शुक्र व मलरक्षण का निर्देश किया गया है। अंड वृद्धि में कुंडली बंधिनी का वर्णन किया है। गद उपदेश को अपार्थ गद कहा गया है। गद उपदेश को अपार्थ गद कहा गया है। वृक रोग चिकित्सा का वर्णन किया गया है। शीशाम्बु व्याधि का वर्णन किया गया है। मस्तिष्क वेपन नामक व्याधि का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।